नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। वर्णों के वर्गीकरण से संबंधित पिछले वीडियो की निरंतरता में आज हम संबंधित कुछ अन्य पक्षों पर विचार करते हैं। आज हम लुठित या लोड़ित और पार्श्विक व्यंजनों के साथ ह से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं। पश्चिमी भाषा विज्ञान के तर्ज पर आज अंतस्थों में र और ल को क्रमशः लुठित या लोड़ित व पार्श्विक नाम देकर ईशत स्पृष्ट वर्ग से अलग किया जा रहा है। र को लुठित या लोड़ित और ल को पार्श्विक। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि लुठितता और पार्श्विकता से ईशत स्पृष्टता का विरोध नहीं है। जिह्वा की नोक मूर्धा को छुए और निश्वास वायु दोनों पार्श्वों से निकल जाए तो इस प्रयत्न से उच्चारित वर्ण को पार्श्विक कहा गया है। जिह्वा की नोक वर्त्स यानी जो भीतरी मसूड़ा है, ऊपर की जो मुख गुहा की छत है, उसका जो सबसे अंतिम हिस्सा जो दांतों से लगा हुआ है, भीतरी मसूड़ा, उसे वर्त्स कहते हैं। तो जिह्वा की नोक वर्त्स पर एक या एकाधिक बार ठोकर मारती हो, इस प्रयत्न से उच्चारित वर्ण को लोड़ित या लुठित कहा गया है। स्पष्टतः दोनों में स्थान के ईशत स्पर्श की घटना तो घटती ही है, तो फिर ईशत स्पृष्ट से र और ल को अलग करके इस तरह का नाम देने का क्या औचित्य है। ईशत स्पृष्ट के साथ इनकी इस विशेषता को रेखांकित किया जाए तो सही हो। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा और आचार्य रामदेव त्रिपाठी की संयुक्त पुस्तक हिंदी भाषा का विकास के पृष्ठ 39-40 पर कहा गया है कि यदि दोनों पार्श्वों में स्पर्श होने पर भी मध्य में मार्ग छूटा रह जाने के कारण वह अंतस्थ कहा जा रहा है, अंतस्थ कहा जा सकता है, तो मध्य में स्पर्श होने पर भी दोनों पार्श्वों में मार्ग छूटा रहने से ल अंतस्थ क्यों नहीं कहा जाएगा। इस तरह से य र ल व सभी ईशत स्पृष्ट ही हैं। हाँ, आज का विवेक इनमें से सिर्फ य व को अर्ध स्वर का दर्जा देने को तैयार है, क्योंकि ये ही स्वर ई उ में संप्रसारित होने की क्षमता रखते हैं। अर्ध स्वर मतलब स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में स्थित दोनों का गुण रखने वाले संप्रसृत यानी फैल के ये स्वर बन जाएं और सिकुड़ के व्यंजन बन जाए। तो य का ई में और व का उ में संप्रसारण होता है। पिछले वीडियो में इसका उदाहरण सोसाइटी आदि कुछ शब्दों को लेकर आपके सामने रखा गया था। नृ तो हिंदी में व्यवस्था के स्तर पर भी मान्य नहीं है, और तब ऐसी स्थिति में ल का नृ में संप्रसारण वाली बात वैसे ही खारिज हो जाती है। हाँ, री को व्यवस्था के स्तर पर हिंदी ने माना है, उसे स्वर का दर्जा दिया है, भले उच्चारण स्वर की तरह नहीं है, कारण कि संस्कृत से आगत कई शब्दों में संधि प्रक्रिया को समझाने के लिए री स्वर मानना जरूरी है और इसी से री का र होता है। पर चूंकि र वर्ण का हिंदी में री स्वर में संप्रसारित होने की क्षमता या उदाहरण नहीं दिखता, जैसे कि सोसाइटी में य का ई में संप्रसारण होता है, तो उस तरह से र का किसी
री में संप्रसारण नहीं होता है तो इसे अर्धस्वर क्यों माने। इस तरह से हिंदी में अर्धस्वर दो ही हैं, यह और वह। यही एक दृष्टि से कहा जाए तो असली अंतस्थ हैं। अंतस्थ मतलब स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित। अब हम ह पर एक महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहते हैं। ह हिंदी वर्णमाला में वैसे तो ऊष्म वर्ण की श्रेणी में शामिल है, परंतु इस बारे में जो सत्य है वह इतना सीधा नहीं है। हम जानते हैं कि पाणिनीय परंपरा में ह दो रूपों में मिला है। प्रत्याहार सूत्र जो 14 हैं उनमें एक सूत्र है हय वरट, उसमें भी ह है, और एक अंतिम जो सूत्र है हल, उसमें भी ह है। तो हय वरट सूत्र का जो ह है वह सघोष ह है अंतस्थ वर्ग का, और हल सूत्र में जो अंतिम सूत्र है प्रत्याहार सूत्रों में, उसका जो ह है वह अघोष ह है ऊष्म वर्ग का। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श अघोष ह के ही रूप हैं, जो उच्चारण स्थान की भिन्नता से अलग वर्ण के रूप में मान्य है। प्राण ध्वनि ह अपने अंश प्रदान कर महाप्राण वर्णों का अस्तित्व बनाता है, यह भी एक सिद्धांत है। तो प्रथम जो ह है सघोष अंतस्थ ह, उसने अपने अंश प्रदान कर सघोष महाप्राणों घ, झ, ढ या ढ, ध, भ इनका अस्तित्व संभव बनाया है। दूसरे अघोष ऊष्म ह ने अपने अंश प्रदान कर अघोष महाप्राणों जैसे ख, छ, ठ, थ, फ का अस्तित्व बनाया है। हिंदी भाषा तक आते आते लगता है इन दोनों हकारों अंतस्थ ह और ऊष्म ह में घालमेल हो गया और रह गया एक ही ह, ऊष्म ह, लेकिन सघोष इस तरह से व्याकरणों में उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से एक भारी गलती प्रतीत होती है हिंदी व्याकरणों के उल्लेखों में। अगर ऊष्म श्रेणी में ह को डाला जा रहा है तो उसे अघोष मान के डालना चाहिए, लेकिन वहां लिखा हुआ है सघोष, जैसे गुरु जी ने लिखा या अन्य लगभग सारे व्याकरणों ने लिखा। हाँ, रामचंद्र वर्मा ने मानक हिंदी व्याकरण में ऊष्म ह को अघोष मान के उल्लेखित किया है। यद्यपि उन्होंने विसर्ग को घोष मान लिया है, जो कि ठीक नहीं है, विसर्ग अघोष है। तो एक बार फिर मूल विषय की ओर लौटें। पाणिनीय परंपरा में दो ह की बात है। हम जानते हैं कि पाणिनि ने प्रातिशाख्य और शिक्षा ग्रंथों की परंपरा में जो 60 से ऊपर वर्ण व्याख्यायित होते थे, और रामदेव त्रिपाठी की पुस्तक भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा और पाणिनि का संदर्भ लें तो व्याख्या करते करते लोग 90 से ऊपर वर्ण तक मान लेते थे। पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्रों में उनके मूल ध्वनि तत्व का विश्लेषण कर केवल 43 वर्णों में उन्हें सीमित किया था। लेकिन ऐसे सीमित करने वाले पाणिनि ने भी दो ह माने, तो निश्चित तौर पर उनके समय में दो ह मौजूद रहे होंगे। प्रातिशाख्यों की परंपरा में दो ह की सत्ता नहीं है। रामदेव त्रिपाठी ने इस पर गहन विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि अंतस्थ ह यानी सघोष ह बाद में लगता है ऊष्म के प्रभाव या दबाववश लुप्त हो गया। तो हिंदी को इसी लुप्ति की परंपरा में एक ह मिला, लेकिन हिंदी व्याकरणों ने या हिंदी व्याकरणों ने गड़बड़ी ये कि यदि ह को ऊष्म मान रहे थे तो उसे अघोष मानना था उन्हें, जैसा कि उन्होंने नहीं माना। तो इस बड़ी गलती को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए। ह अगर एक ही हम ग्रहण कर रहे हैं ऊष्म श्रेणी में तो वह अघोष होना चाहिए, सघोष नहीं।
आज के वीडियो में इतना ही। इस विषय से संबंधित जल्द ही कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।